वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी ऐप फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए कि आपकी जो यस की एम स्टडी ऐप पर जो क्लासेस चलाई जा रही है अब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको यस की एम स्टडी ऐप पर जाना है, वहाँ पर अपने कोर्स को परचेज करना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें बताने के वाले हैं आपको वन शॉर्ट वीडियो इसमें बताएंगे। ठीक है, चैप्टर 10 का वन शॉर्ट वीडियो इसमें बताने वाले हैं, यानी कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 10 वन शॉर्ट वीडियो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं जाने वाला है। तो चलिए इसमें आपको प्रश्नों को बताते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न के बाद आपके अधिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और आंकिक प्रश्नों को भी इसमें रखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, इसमें बात करेंगे विषय भौतिक विज्ञान की चैप्टर 10 की वन शॉर्ट वीडियो की बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। यदि हम क्या कह दें कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का जो विभव है कितना है, 200 वोल्ट प्राप्त होता है, यानी कि जो वोल्ट मीटर का प्रत्यावर्ती धारा का मेंस का विभव है वो कितना है, 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 100√2 मिलेगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करके बताया जाएगा, जिससे कि आपको आसानी से ये भी प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एसकेएम स्टडी ऐप पर जाना है, वहाँ उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको एसकेएम स्टडी ऐप पर जुड़ना है, इसकी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्विंग की थोड़ा हमने किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, VRMS बराबर V0/√2। अगर यहाँ पर VO यानी कि V0/√2 है तो VO का मान कितना दिया है, यानी कि मेंस का विभव कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया हुआ है और नीचे √2 है ही। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से एक 2 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100√2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें सॉल्व कर लेनी और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टेज के बीच कालांतर होगा। यानी कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होगा। यानी कि अगर हम श्रेणी परिपथ लेते हैं LCR की, जिसमें प्रेरण लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो, यानी कि इस तरीके से हम कह दें कि हमारी कोई यहाँ श्रेणी है। ठीक है, तो इस श्रेणी में क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि इस परिपथ में अगर यहाँ से करंट हम फ्लो कर देते इसमें, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इसमें ये हम श्रेणी बना देते हैं तो इसमें देखिए जो अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा, इसमें अगर जितने करंट बह रही है और इसमें कितना वोल्टेज है, तो इसमें धारा और लगाई गई वोल्टेज, इस वोल्टेज के बीच जो कालांतर है क्या कालांतर होगा। ठीक है, उसके कला में क्या अंतर होगा, धारा कितनी वेग से बहेगी, वोल्टेज कितना बहेगा, ये सारी चीज़ें आपको कलांतर में देखने को मिलती हैं। तो कलांतर में देखिए अगर बात करते हैं हम, तो कलांतर का मतलब क्या होता है कि उसकी कला में अंतर, यानी धारा की जो कला है, चलने की कला है, और जो वोल्टेज की चलने की कला है, उसकी कला में अंतर हमें निकालना होता है। इसमें देखिए कलांतर कितना होता है, आप कलांतर का मतलब समझ जैसे कि 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे धारा करंट रख दें, यहाँ पे वोल्टेज रख दें, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो कलांतर आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। इस तरीके से अगर 45 कर देते हैं तो 45 डिग्री आएगा, इस तरीके से 30 डिग्री कर देते हैं 30 डिग्री आएगा, तो ये कलांतर हमारा होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आंसर की बात करते हैं। इसका
आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो कलांतर जो होता है हमारा शून्य आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। और आपको ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है समझना, तो आपको हम इतना आसान वे में समझाएंगे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है। हमने आपको यल का मान बताया प्रेरकत्व है, आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, यल अपान आर का मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक की बात करेंगे तो सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड, सेकेंड या मीटर। तो इसके उत्तर की बात करते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या संभव, क्या चीज़ ऐसी है जो संभव नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर जो चीज़ें हमारी संभव होती है, देखिए क्या संभव नहीं है, दृष्ट धारा। हमने आपको बताया जो ट्रांसफार्मर होता है एसी पर काम करता है, यानी कि अल्टरनेट करंट पर काम करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। अगर उसमें हम डीसी करंट प्रवाहित कर देते हैं तो उसकी जो बाइंडिंग्स है, बाइंडिंग्स हमारी जल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसमें दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बूस्टर का काम करती हैं। और आपको हमने बताया है लगातार पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। जो भी चीज़ें आपकी प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर, अभी थोड़ा समय की व्यस्तता में हम नहीं पहुंच पा रहे थे, आपकी वीडियोस डेली जाने वाली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और इतना हो सके कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, इस SKM स्टडी के साथ जुड़े रहना है। देखिए कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। कुंडली में व्यंजक वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो वैद्युत वाहक बल E बराबर NVA sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है और इस फार्मूले पर हम चलते हैं। ठीक है, N फेरों की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है, A कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल है, W क्या है, घूर्णन आवृत्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें यही चीज़ पूछा था कि कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो हम यहाँ पे कोणीय चाल के पदों में लिख लिया। ओमेगा टी हमारा क्या है, कोणीय चाल है, तो E बराबर NVA sin ओमेगा टी। ठीक है, N क्या है, फेरों की संख्या है, B चुंबकीय क्षेत्र, A कुंडली में फेरों की संख्या क्षेत्रफल, W घूर्णन आवृत्ति। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बताते हैं RC का बीमीय समीकरण निकालिए जबकि R प्रतिरोध था, C धारिता है। यानी कि RC का बीमीय सूत्र निकालना है, R का बीमीय सूत्र निकालना है और C का बीमीय सूत्र निकालना है प्रतिरोध, जबकि R प्रतिरोध था, C धारिता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो R की बीमा होती है mL² T की पावर -3 A की पावर -2 होती है, जबकि जो कैपेसिटर की बीमा होती है m की पावर 1 L की पावर -2 T की पावर 4 A की पावर 2 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। अगर हम इस तरीके से देखें तो RC की जो टोटल बीमा निकल कर आती है हमारी T निकल कर आती है। ठीक है, क्या निकल कर आती है, T निकल कर आती है। तो इस तरीके से आपको इसको भी पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात बराबर होते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। जो अनुनादी आवृत्ति है वह क्या कहलाती है, तो अर्थात हमारा क्या है कि अगर हम प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात को बराबर कर दें, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, अगर हम प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात को बराबर कर देते हैं तो यहाँ से अगर देखने वाली बात करते हैं तो ओमेगा एल बराबर क्या हो जाता है, 1/ओमेगा c हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इस ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा² हो जाएगा, इस L को इधर ले आ लेंगे तो बराबर 1/LC हो जाएगा। इस ओमेगा से वर्ग को हटाकर इधर आएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा LC। यही फार्मूला हम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। क्या लिखे, ओमेगा बराबर 1/LC
अब ओमेगा का मान क्या होता है, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, ठीक है। अब यहाँ से 2πf बराबर 1/√LC, यहाँ से ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए अनुनादी आवृत्ति f बराबर 1/2π√LC, तो अनुनादी आवृत्ति ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण बताइए। तो दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण बताना है। इसके लिए हमें क्या बताना है, कारण बताना है। तो दिष्ट धारा से ट्रांसफार्मर क्रोड में हमने आपको अभी पिछले में क्वेश्चन बताया है कि हम जो ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दिष्ट धारा के ट्रांसफार्मर क्रोड में क्या होता है कि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो पाता है। जो दिष्ट धारा होती है इससे जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स है नहीं उत्पन्न हो सकता है, अतः अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव उत्पन्न न होने से ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अन्योन्य प्रेरण का जो प्रभाव है वो उत्पन्न नहीं होगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं जो क्वेश्चन से अगला। देखिए LCR यानी कि प्रेरण कैपेसिटर प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। तो ये हमारा क्या होता है, प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न व्यापी प्रश्न होने वाले हैं। इतनी इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C व R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जो हमारे प्रेरण है कैपेसिटर और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कला कोण फाई का व्यंजक लिखिए। फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होगा। तो फाई के किस मान के लिए जेड का मान न्यूनतम होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसके सॉल्विंग की, तो सॉल्विंग इसका कुछ इस तरीके से होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा, जो प्रतिबाधा दी है Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc। ये ओमेगा L क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L और XC बराबर क्या होता है 1/ωc होता है। तो इन दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे रख दिए हैं। तो ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। इसमें प्रश्न एक बार और देख लीजिए कहा क्या है, उसके अनुसार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C व R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा कला कोण फाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए हमें क्या होता है कि जब R जहाँ प्रतिरोध L प्रेरकता सिधारिता है, तो कला कोण फाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स इंटू ओमेगा L माइनस 1/ωc/R, ठीक है। फाई बराबर क्या है 0 के लिए Z का मान न्यूनतम होगा। अगर फाई का मान हम 0 रख देते हैं तो Z का मान हमारा क्या होगा, न्यूनतम आएगा, यानी प्रतिबाधा का मान हमारा न्यूनतम होगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा प्रत्येक अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि अनुनादी परिपथ जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, यानी कि जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेरण प्रतिघात XC, धारती प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात XL और धारती प्रतिघात XC के बराबर होता है, तो वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। हम आपको करने का बताया अनुनादी परिपथ क्या होता है, जब LCR परिपथ में जो प्रेरण प्रतिघात XL है और धारती प्रतिघात XL आपस में बराबर होते हैं तो अनुनादी परिपथ कहलाता है। हमारे जो अनुनादी परिपथ होते हैं दो प्रकार से होते हैं। चलिए आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो हमारे जो अनुनादी परिपथ है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ, दूसरा क्या है, समांतर अनुनादी परिपथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध XL बराबर XC है। क्या है, XL बराबर क्या है,
XC है, ठीक है। यानी श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो होता है XCL बराबर XC है। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक, जो अनुनाद की स्थिति होती है तो उस समय आवृत्ति का जो व्यंजक होता है F बराबर 1/2 पाई अंडर LC होता है। क्या होता है? F बराबर 1/2 पाई अंडर LC होता है। अब देखिए, श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में, जो श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर निम्न प्रकार है। श्रेणी अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। जो अनुनाद की स्थिति होती है तो हमारी क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है तथा धारा अधिकतम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। उसके बाद देखिए, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम तथा धारा न्यूनतम होती है। जो समांतर अनुनादी परिपथ होता है, अगर इसमें अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबाधा होती है हमारी अधिकतम होती है और धारा क्या होती है, न्यूनतम होती है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि L, C व R तीनों घटक श्रेणी क्रम में होते हैं। जो L होता है, C होता है और R होता है, तीनों घटक श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि L और C समांतर क्रम में होते हैं तथा R दोनों शाखाओं में लगे होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें L व C समांतर क्रम में होते हैं तथा R दोनों शाखाओं में लगा होता है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर क्या है, इस परिपथ में उच्च वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है। जो परिपथ होता है इसमें उच्च वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस परिपथ से उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। तो इस परिपथ से क्या होता है कि उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। तो ये आपका अंतर था श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ में। तो इसको आपको भी याद कर लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब कुछ हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या होगी, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। यानी कि अगर हम tan थीटा की बात करते हैं, किसकी, tan थीटा की बात करते हैं, तो क्या होता है हमारा कि ओमेगा L माइनस ओमेगा माइनस 1/ओमेगा C अपान R, जहाँ फाई जो है, जहाँ फाई धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर है। जो फाई है हमारा धारा और वोल्टेज के बीच क्या है, कलांतर है। अब देखिए, अब इसका आंसर हम जानेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि जब परिपथ में प्रतिरोध R, जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसी वीडियो आपको सिर्फ SKM स्टडी पर मिलने वाली, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, इसमें आपके सारे टाइप्स के प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। जब परिपथ में प्रतिरोध R प्रेरकत्व L की एक कुंडली व धारिता C तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यानी कि जब परिपथ में प्रतिरोध R प्रेरकत्व L की एक कुंडली व धारिता C तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो किसी भी क्षण प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब तीनों यानी कि तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो किसी क्षण प्रतिरोध R सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, परंतु संधारित्र C में प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर VL है, धारा I से क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा, यानी फॉरवर्ड बायस में होगा। और अगर परंतु संधारित्र जो C है प्रेरित विभवांतर VC का धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। सदिश चित्र से VC व VL विपरीत दिशाओं में लगे होंगे, ठीक है। यानी सदिश चित्र में से VC और VL विपरीत दिशाओं में होंगे, अर्थात VC तथा VL का परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा।
इस प्रकार वी आर व वी एल माइनस बी सी परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत हैं यदि आरोपित विभवांतर वी है। चलिए इसको आगे आपको समझाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर ये हमारा जो हमारा समीकरण है, मूल समीकरण क्या होता है, v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है वी एल है क्योंकि कुंडली है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा वी आर है, ये एल लगा है, ये सी है, ये आर है, ठीक है। ये इतनी सी आपको समझ में आ रही है। तो हमने आपको यही बताया कि जो वी एल और माइनस बी सी है परस्पर लंब होंगे, 90 डिग्री होंगे वी आर के, ठीक है, और आई के। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्रतिबाधा के सूत्र से ही आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु वी आर बराबर क्या होता है, आई आर का मान वी एल माइनस आई एक्स एल, वी एल बराबर आई एक्स एल, बी सी बराबर आई एक्स सी, ठीक है। यानी कि तीनों समीकरण आप देख लीजिए, v बराबर आई आर, वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी। चलिए इससे आपको इसको सॉल्व करेंगे हम। वी स्क्वायर बराबर देखिए आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर, यहाँ से अगर आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से v को उधर करेंगे तो i यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, और इस पर देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि v अपान आई बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो v अपान आई को प्रत्यावर्ती परिपथ की परिबाधा z कहते हैं, ठीक है। v अपान आई को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा z कहते हैं। अतः परिपथ की प्रतिबाधा z बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी, ठीक है। यानी कि परंतु वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, ओमेगा एल बराबर क्या हो जाता है 1 ओमेगा सी, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है अनुनाद की स्थिति में, वही फार्मूला रखा गया है। अर्थात अगर हम कह सकते हैं इसमें अगर देखेंगे तो देखने पर क्या मिलता है, हमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अर्थात वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, किसकी, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होगा। देखिए वैद्युत अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, जो परिपथ की प्रतिबाधा है जेड न्यूनतम होती है। क्या होती है, जेड हमारी क्या होती है, न्यूनतम होती है, और इसका मान ओमी प्रतिरोध आर के बराबर होता है। इसका जो मान होता है ओमी प्रतिरोध आर के बराबर होता है। अतः धारा का आयाम अधिकतम होगा, जो धारा का आयाम है हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। यदि वोल्टेज V तथा धारा के मध्य कलांतर फाई हो तो सदिश चित्र B में अगर हम देखते हैं तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस बी सी अपान आर, क्या हो जाता है, VL माइनस बी सी अपान आर हो जाता है। यानी कि VL का मान हमने क्या निकाला था, आई एक्सएल, और VC का मान हमने क्या निकाला था, आई एक्सी, यानी कि आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपान आई आर, यानी कि एक्स एल माइनस एक्सी अपान आर बराबर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपान आर। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपान आर। अतः कलांतर फाई का मान आर था एक्सी व एक्सएल के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ लेना और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगले दीर्घोत्तरी प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई, यानी कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के वोल्टताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न, और आपके लिए वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की बात करेंगे। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो युक्ति होती है ट्रांसफार्मर जो होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है।
इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी सहायता से क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। जो ट्रांसफार्मर होता है दृष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। जो डीसी करंट होती है हमारी, इसके लिए जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं और आपको जानकारी भी दे देते हैं। यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टेज में बदलता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है। मतलब ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है वह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, यानी कि कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगर हम इसकी बात करते तो ये अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज को बदलता है, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। अगर इसकी बात करते तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली होगी इसमें फेरों की संख्या कम होगी। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, यानी कि इसमें द्वितीय कुंडली की संख्या फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज द्वितीय कुंडली की वोल्टेज से कम होती है। इसमें जो होती है वोल्टेज प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीय कुंडली की से कम होती है, यानी कि इसमें द्वितीय कुंडली की जो वोल्टेज होगी अधिक होती है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि द्वितीय कुंडली की जो वोल्टेज होगी प्राथमिक कुंडली से कम होगी। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कितनी प्रकार से होती हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बस आपको लास्ट तक बने रहना। और SKM स्टडी ऐप पर जरूर जुड़ें, वहाँ पर फिजिक्स क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं, तो आपको बस जुड़ना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण निम्नलिखित है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें ऊर्जा क्षय के कारण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। जैसे ताम्र हानि, पहला हमारा क्या है, कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस का मतलब देखिए, कॉपर लॉस में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियां, जो द्वितीय कुंडलियां होती हैं वो तांबे के तार की बनाई जाती है। किसकी, तांबे के तार की बनाई जाती हैं। इसका प्रतिरोध अल्प होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है अल्प होता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलियां होती हैं, द्वितीय कुंडलियां तांबे की तार की बनाई जाती हैं, इसका जो प्रतिरोध होता है अल्प होता है लेकिन शून्य नहीं होता। अतः I²R के समान विद्युत शक्ति क्षय होता है। इसमें क्या होता है, I²R के समान जो विद्युत शक्ति होती है क्षय होती है। इसे ताम्र हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए तांबे के तार की मोटाई बढ़ाई जाती है। इसे कम करने के लिए क्या होता है कि तांबे की जो तार की मोटाई होती है बढ़ाई जाती है। अगर हम ताम्र हानि को कम करना है, कॉपर लॉस को कम करना है, तो इसमें जो मोटाई होगी उसको हमें बढ़ाया जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्या है, भंवर धारा हानि, ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस क्या होता है, प्रत्यावर्ती धाराओं के कारण जब विद्युत फ्लक्स में आवृत्ति परिवर्तन होता है, यानी कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर में AC करंट को प्रवाहित करते हैं, यानी कि अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, को प्रवाहित करते हैं, तो क्रोड में भी वोल्टेज प्रेरित होने लगता है। जो क्रोड होता है में वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इसके कारण क्रोड में भंवर धाराएं बहती हैं। इन भंवर धाराओं के कारण क्रोड में उष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। इस हानि को कम करने के लिए क्रोड कच्चे लोहे के पतली रोधित पट्टियों से बनाई जाती है। इन पट्टियों पर अचालकता वार्निश या किसी ऑक्साइड का लेप किया जाता है, जिससे इसकी अत्यधिक प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं के आयाम कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हमारा क्या है, शैथिल निहान यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस। तो कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह से क्रोड पर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जिस कारण से प्रत्यावर्तन के प्रत्येक आवर्तकाल में एक शैथिल्य लूप पूर्ण हो जाता है। इससे शक्ति क्षय होती है। इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड लोहे की पतली रोधित पट्टियों से बनाई जाती है। इन पट्टियों पर वार्निश या किसी ऑक्साइड का लेप किया जाता है। इससे अत्यधिक प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं का आयाम
कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस अतिलहान में पढ़नी होगी। अब आगे आता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण जो हानि होगी, लॉसेस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, यानी जो प्राथमिक कुंडली होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स होता है पूर्णतया द्वितीय कुंडली के साथ बद्ध नहीं रहता है। जो पूर्णतया कुंडली द्वितीय कुंडली के साथ क्या होता है, बद्ध नहीं रहता है। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों के बीच, जो प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान नियम बराबर क्या होता है, K इंटू L1 इंटू L2 होता है। क्या होता है, K इंटू L1 इंटू L2 होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण समाप्त करने के लिए, जो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है समाप्त करने के लिए युग्मन गुणांक K, जो युग्मन गुणांक K होता है, K को एक करने के प्रयास किए जाते हैं। इसको क्या करा जाता है, एक करने का प्रयास किया जाता है, अन्यथा इस क्षरण से विद्युत शक्ति क्षय जारी रहेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने समझा दिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हम आंगिक प्रश्नों की बात करेंगे। आंगिक प्रश्न देखिए, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक, ठीक है, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है। यानी कि एक 44 मिली हेनरी का जो प्रेरक है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात करना है। दिया है, इसमें क्या दिया है, प्रेरकत्व L बराबर 44 मिली हेनरी यानी कि 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। VRMS कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। अब प्रेरक की आवृत्ति और एफ की बात करेंगे तो कितना होता है, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज। ठीक है, और प्रेरणिक प्रतिघात जो एक्सएल निकल कर आएगा 2πfl निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 2πfl निकल कर आएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ बराबर 13 इंटू 83 ओम। परिपथ में धारा का जो आरएमएस मान होगा, देखिए हम यहाँ पे प्रेरणिक प्रतिघात को निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, IRMS बराबर VRMS अपान XL। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 220 बटे 13.83 यानी कि 15.9 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15.9 एम्पियर। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र। ठीक है, 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरक से जोड़ा गया है। यानी कि जो 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र है जो 27 मिली हेनरी के प्रेरक से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है। जो परिपथ के मुक्त दोलनों की जो कोणीय आवृत्ति होगी वह कितनी होती। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करेंगे, संधारित्र की धारिता होगी C बराबर 30 माइक्रोफैरड होगी। ठीक है, यानी कि अगर इसको फैरड में हम चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10⁻⁶ फैरड। अब L की बात करते हैं, L बराबर क्या है, 27 मिली हेनरी है। ठीक है, L बराबर क्या है, 27 मिली हेनरी है और 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। अगर इसको हम हेनरी में बदलते हैं तो 10⁻³ हेनरी कर देंगे। अब स्वतंत्र दोलन हेतु कोणीय आवृत्ति, तो स्वतंत्र दोलन हो तो जो कोणीय आवृत्ति होगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ओमेगा आर बराबर क्या होगा, 1/√LC। क्या होगा, 1/√LC यानी कि 1/√27 इंटू 10⁻³ 30 इंटू 10⁻⁶ यानी कि 10⁴/9। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.1 10⁻³ रेडियन प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी वीआईपी क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे सब आपके वीआईपी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है वह क्या है, हमने आपको पीछे बता दिया। जो सिद्धांत है यह किस पर कार्य करता है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें दिश धारा संभव नहीं है यह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हमने पीछे बताया क्वेश्चन में, आपको वहाँ पर जाकर देख लेना है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है।
यानी कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है 1100 वोल्ट को 110 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं। कितनी हैं? 2000 फेरे हैं। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? 80% है। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है क्या है हमारी? 80% है। तथा निर्गत शक्ति का 4000 वाट है। जो हमारी शक्ति निकल रही है उसका कितना है? 4000 वाट है। तो निम्न की गणना करना है हमें। नीचे क्या करना है? गणना करना है। यहाँ पे दक्षता दिया है, ठीक है। अब दक्षता के बाद यहाँ पे पावर दिया है, तो यहाँ पे n दिया है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज दिया है V1 और V2 अगर इसको माने तो देखिए क्या होगा यहाँ पे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो NP बराबर 2000, BP बराबर 1100 वोल्ट, VS बराबर 100 वोल्ट। यानी कि जो BP होता है प्राइमरी वोल्टेज 1100 वोल्ट है और जो सप्लाई वोल्टेज होता है क्या होता है? 110 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS बराबर VS अपान BP इंटू NP। तो इसको सारे मान यहाँ पे रख देंगे। NP का मान 2000, इसका 110 अपान 1000, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 11 से 1 11 कैंसिल। तो बचेगा 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 फेरे, यानी कि 200 टन्स, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको निकाल लेनी है। चलिए आगे आपको बताते हैं। दूसरे नंबर में देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालेंगे? तो निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति, यानी कि 80% बराबर 4000 बटे P, यानी कि 80/100 बराबर 4000 बटे P। तो यहाँ से देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 100 बटे 80, ठीक है। ये हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 5000 वाट, यानी कि 5 किलो वाट। क्या हो जाएगा? 5 किलो वाट हो जाएगा। P बराबर 5 किलो वाट। अब देखिए क्या होगा कि 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र, यानी कि एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र है जो कि 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है? दिया है संधारित्र की धारिता C बराबर 60 माइक्रोफैरड और यहाँ से अगर हम इसको फैरड में बदलते हैं तो 60 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। VRMS कितना दिया है? 110 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AC परिपथ की जो आवृत्ति होगी 60 हर्ट्ज होगी, ठीक है। यहाँ से कितनी आती है? 60 हर्ट्ज आती है। अब देखिए जो धारती प्रतिघात होगा हमारा XC बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 पाई FC। क्या हो जाता है? XC बराबर क्या होता है? 1/2 पाई FC। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 44.23 ओम। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? IRMS बराबर VRMS अपान XC, यानी कि 110/44.23। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2.49 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर 300√2 साइन 500 पाई t वोल्ट है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो V0 बराबर क्या हो जाएगा? 300√2 हो जाएगा और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 500 पाई हो जाएगा। तो वर्ग माध्य मूल मान अगर निकालेंगे यहाँ पे VRMS बराबर V0 अपान √2, तो क्या हो जाएगा? 300√2 बटे √2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे VRMS बराबर क्या हो जाएगा? 300 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 300 वोल्ट। तो ये प्रश्न थे आपकी जो चैप्टर 10 के थे प्रत्यावर्ती वोल्टेज की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अगर इतने क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर के तो इस चैप्टर से बाहर कुछ आने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको इन प्रश्नों को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस लेनी है, अच्छी तरीके से पढ़नी है, तो आपको SKM स्टडी ऐप पर जा करके ज्वाइन हो जाना और आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।